हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 8, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी ये दोनों मिला करके एक सब्जेक्ट है हमारा डी फार्मेसी में। तो अभी तक जो कंटेंट पढ़ रहे थे हम लोग वो कौन से थे? हॉस्पिटल फार्मेसी के। और अब हमारा जो कंटेंट स्टार्ट होने वाला है वो है क्लिनिकल फार्मेसी का। अलग ही सब्जेक्ट है क्लिनिकल फार्मेसी, बट यहां पर कंबाइन करके दिया गया है तो हमको साथ में पढ़ना है क्लिनिकल फार्मेसी। तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल वर्ड से आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि यहां पर हम लोग पेशेंट की देखरेख की बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लिनिकल फार्मेसी कुछ और नहीं है, जैसे कि क्लिनिक होते हैं। तो एक लाइन में अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, क्या है क्लिनिकल फार्मेसी या कौन होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो सिर्फ एक चीज की उनको अथॉरिटी नहीं होती है कि वो दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्रिस्क्रिप्शन समझते हैं, जैसे दवाइयां सिर्फ डॉक्टर लिखने का अधिकार है। उसके अलावा जो दवाइयां प्रिस्क्राइब हो गई हैं किसी पेशेंट को, उन दवाइयों को लेकर के अपना रिव्यू देना, उसके कोई इंटरेक्शन वगैरह है, वो कितना फायदेमंद है किसी पेशेंट के लिए, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो सारे काम उन दवाइयों को लेकर के पेशेंट के साथ कंपेयर करता है वो, ठीक है। और देखता है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्लिनिकल फार्मासिस्ट केवल दवाइयां नहीं लिखेगा, उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे काम करता है। तो वो सारी बातें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो शुरुआत में हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक है वो डेफिनेशन है, स्कोप है और डेवलपमेंट इन इंडिया। क्लिनिकल फार्मेसी एकदम से नहीं आ गया, जैसे पहले फार्मेसी आया, फिर बाद में क्लिनिकल फार्मेसी की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। इंडिया में भी इसका धीरे धीरे जरूरत पड़ने लगी, लेकिन इंडिया में भी काफी पीछे है, ठीक है। और अदर कंट्रीज में, अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं पढ़ने के लिए, बट हम लोग अपना यूनाइटेड किंगडम और यूएसए को लेकर के फोकस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। तो हमेशा की तरह जैसा कि मैं बोलता हूं कि चीजों को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में तैयार कराऊंगा मैं, और जो बच्चे लाइव क्लास यूट्यूब वाले हैं उनको ये कुछ चैप्टर्स जो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है उनके फॉर्मेट तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बाकी सभी चैप्टर्स के अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट चाहिए होंगे बेटा, तो आपको फिर एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर, जितना यहाँ पे अवेलेबल है उसको देखते हैं हम लोग। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि तैयारी हमेशा क्वेश्चन आंसर या टेबल की फॉर्मेट में करें, सबसे बेस्ट होता है, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, तो क्लिनिकल फार्मेसी डिफाइन करें, क्या होती है क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ऑब्वियसली बात है, ये फार्मेसी की ही ब्रांच है दैट फोकसेस, जो फोकस करती है किस चीज पे? द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, सीधा सीधा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका? फार्मासिस्ट का इन पेशेंट केयर। पेशेंट की देख रेख के लिए जब एक फार्मासिस्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं, या वो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आता है, उसका सारा कंटेंट जो भी टॉपिक जो पढ़ाई है, ठीक है। इट इन्वॉल्व, क्या क्या होता है इसके अंदर? इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल नॉलेज, जो हमारी फार्मास्यूटिकल नॉलेज है जो हमने सीखा है, ठीक है, और स्किल्स जो हमारे कौशल हैं, फार्मास्यूटिकल नॉलेज और जो उसको लेकर के हमने जो कौशल सीखे हैं, स्किल में समझते हैं ना, जो हमको प्रैक्टिकल चीजें आती हैं। तो इन दोनों को मिला करके क्या करना हमको? टू ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब चीजों को अच्छा करना है। क्या? मेडिकेशन थेरेपी, यानी कि जो थेरेपी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको हमें देखना है कि और बेटर हो सकती है क्या, ठीक है। तो वो हम लोग डॉक्टर यानी कि फिजिशियन से सलाह मशवरा कर सकते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा है, आप इसमें चेंजेस ऐसे करने से ये दवाई बेटर है, ऐसा डिस्कशन हम लोग वहां कर सकते हैं। खुद से चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इंडिया में तो नहीं है अभी ये खुद से चेंज करने वाला, ठीक है। इंप्रूव पेशेंट आउटकम, और ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो दवाइयां हैं, ठीक है, वो पेशेंट का आउटकम यानी कि जल्दी से वो ठीक हो, उसका रिजल्ट अच्छे आए। एंड इंश्योर, सुनिश्चित करेगा द सेफ, इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन, और वो ये भी देखेगा कि जो दवाई है वो सेफ है, इफेक्टिव है और अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन हो गया? डॉक्टर ने तो देख करके दवाई लिख दी, लेकिन उसके बाद वो दवाइयां कैसे असर कर रही हैं, या वो दवाइयां बेस्ट आउटकम दें, बेस्ट रिजल्ट दें किसी पेशेंट को लेकर के, वो सारा काम एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हो जाता है फिर, ठीक है। बात यहां पे समझ में आई? दवाइयां लिखना मतलब डायग्नोस करना, दवाई लिखना डॉक्टर का काम, उसके आगे का सारा काम एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर रहा है फिर। ओके, आगे आते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क क्लोजली
ये काम करता है क्लोजली, मतलब मिल करके किसके साथ, हेल्थ केयर टीम जैसे कि फिजिशियंस हैं, नर्सेस हैं या अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इन सब के साथ मिलकर के ये काम करते हैं। क्यों? ताकि मॉनिटर कर सके पेशेंट्स मेडिकेशन रेजिमेंट, जो दवाइयाँ चल रही हैं पेशेंट की उसको मॉनिटर करेंगे। प्रोवाइड काउंसलिंग देंगे पेशेंट को, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि काउंसलिंग करे, तो फार्मासिस्ट काउंसलिंग करते हैं। कंडक्ट मेडिकेशन रिव्यू, जो मेडिकेशन दी गई है उसको रिव्यू करते हैं कि क्या इंटरेक्शन हो सकते हैं। भाई डॉक्टर कई बार क्या करता है, दवाइयाँ लिख देता है, इतना टाइम नहीं होता ही कई बार वो इंटरेक्शन दिमाग में आए या चीजें रहें, उसका नॉलेज फार्मासिस्ट के पास होता है। ठीक है, तो मेडिकेशन रिव्यू करता है एंड एडजस्ट ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन पेशेंट्स नीड एंड रिस्पॉन्सेज। पेशेंट से पूरी बातचीत करता है तो उसके हिसाब से कई बार ड्रग थेरेपी को एडजस्ट भी करता है। ठीक है, एडजस्ट खुद नहीं करेगा, डिस्कस करेगा फिजिशियन के साथ और फिर वो एडजस्ट होता है। जैसे मान लो कुछ और दिक्कतें हैं, उसको प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, उसने बातचीत की पेशेंट से, पेशेंट को कुछ दिक्कतें निकल के आई तो उसको लगा कि नहीं, जो पेशेंट को दिक्कत है उसके हिसाब से ये दवा बदल करके ये दवा होनी चाहिए, वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करेगा और वो दवाइयाँ उसकी बदल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, जो बातें समझ में आ गई होंगी, दवाइयाँ लिखना वो काम डॉक्टर का, उसके आगे का पूरा देख रेख यानी कि पेशेंट की केयर करने का काम सारा फार्मासिस्ट का। क्लियर है बातें? आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो नर्सेस वगैरह होती हैं उनका काम क्या होता है, दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लगाना, ये सब चीजें, ये चीजें फार्मासिस्ट से हटा दी गई हैं। फार्मासिस्ट को दवाइयों की नॉलेज पूरी है, तो काम को डिवाइड किया जा रहा है। जब काम को डिवाइड कर दिया जाएगा तो हर कोई अपनी अपनी फील्ड में माहिर होगा, पेशेंट का जो दवाइयाँ दी जाएंगी उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे फिर। ओके, की एस्पेक्ट्स की बात करें कि की एस्पेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, कौन कौन से पहलू हैं क्लिनिकल फार्मेसी की, तो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो थेरेपी, जो मेडिकेशन की थेरेपी दी गई है उसको मैनेज करना, डॉक्टर ने तो लिख दिया, मान लो बीच में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो वो उसको दिखेगा। फार्माकोकाइनेटिक मॉनिटरिंग, दवा बॉडी किस हिसाब से दवाइयों के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, यूं कह लें फार्माकोकाइनेटिक में मेन चीज आती है कि ड्रग का लेवल कितना जा रहा है एक पेशेंट की बॉडी के अंदर। पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, पेशेंट को एजुकेट करना, काउंसल करना। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट, ये भी चेक करना कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रही है। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्या दवाइयाँ इफेक्टिव हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो दवाइयाँ किसी दूसरे पेशेंट पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन इस पेशेंट पे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्या रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसकी मॉनिटर करना। पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर टीम डिसीजन मेकिंग, जो हेल्थ केयर टीम होती है मिलकर के डिसीजन लेती है पेशेंट्स की थेरेपी के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत बड़ा रोल यहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट पेशेंट की केयर से जुड़ रहा है। तो अल्टीमेट गोल क्या हो जाएगा, इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर एंड एनहांस पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी केयर बढ़ाना और पेशेंट की सेफ्टी को इनहांस करना, बढ़ावा देना। तो ये सारी चीजें हम डेफिनेशन में लिखेंगे, इसको सिंपल सा एक लाइन में भी लिख सकते हैं हम लोग, बट थोड़ा सा डिटेल करना ज्यादा बेटर, क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ही लिखना पड़ेगा डेफिनेशन को भी। ठीक है, अब स्कोप की बात करें, स्कोप उम्मीद है आप लोगों को याद होगा स्कोप क्या होता है, जहां जहां पर जिस जिस फील्ड में वो चीज अप्लाई होती है, या यूं कह लो कि जहां जहां जॉब की वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। चलिए पेशेंट केयर की बात करें अगर, यानी कि स्कोप में पहला स्कोप लेते हैं पेशेंट केयर। तो पेशेंट केयर में तीन चीजें हैं, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो थेरेपी को मैनेज करेगा। कैसे आओ देखें, क्लिनिकल फार्मासिस्ट रिव्यू करता है मेडिकेशंस को, जो दवाइयां लिख दी गई हैं उसको रिव्यू करता है, चेक करता है। टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, ढूंढेगा कि कोई ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को और उसको रिजॉल्व करेगा। सच एज कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, किसी टाइप का ड्रग, दो दवाइयां आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर रही हैं, या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई दवा ऐसी है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसे कुछ और भी बीमारियां हैं वो नहीं लिखी जानी चाहिए। क्लियर है? तो ये है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। क्लियर? तो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं आप पहले हेडिंग याद करेंगे, और हेडिंग को अगर दिमाग में सेट कर लिया कि अच्छा इसमें ये लिखना है, तो केवल हेडिंग पढ़ के आगे निकल जाइए, वही नोट होंगे आपके। शॉर्ट नोट क्या होंगे पेशेंट केयर के अंदर, 1 2 3 हेडिंग बस। फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस में क्या होगा, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सिंपल खत्म। फार्माकोविजिलेंस देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है ड्रग का कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं हो रहा है पेशेंट के ऊपर, या कोई एरर तो नहीं हो गया मेडिकेशन, टू प्रिवेंट हार्म एंड इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी, जिससे कि पेशेंट को नुकसान ना हो और पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव हो सके। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग, इसके बारे में अच्छे से वाकिफ हैं। इसमें पेशेंट को एजुकेट करेगा,
रिगार्डिंग देयर मेडिकेशन, जो दवाएं चल रही है उसको लेकर के पेशेंट को एजुकेट करना, इंक्लूडिंग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या क्या रहेगा कि दवाइयां कैसे लेनी है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं, हर एक चीज को लेकर के पेशेंट को एजुकेट किया जाएगा, काउंसल किया जाएगा। ठीक है, पेशेंट केयर की अगर हम बात करें, दूसरा जो इसका स्कोप आता है कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस विद हेल्थ केयर टीम, यानी कि जो हेल्थ केयर टीम है उनके साथ कोलैबोरेटिव, साथ में मिलकर प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि फार्मासिस्ट और नर्सेस और डॉक्टर के साथ दो अलग अलग डिसिप्लिन हो गए, उनके साथ मिल करके काम करेगा। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क क्लोजली विद फिजिशियंस, फिजिशियन के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, नर्सेस के साथ और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ टू ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी, जिससे कि ड्रग थेरेपी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। ऑब्वियस ही बात है, एक नॉलेज का खास हिस्सा जो ना डॉक्टर के पास है और ना नर्स के पास है, वो फार्मासिस्ट के पास है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नॉलेज, दवाइयों की नॉलेज का एक खास हिस्सा जो ना डॉक्टर के पास है, ठीक है, ना नर्स के पास है, ना किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है ना, तो उनके साथ मिलकर काम करेगा और जब वो हिस्सा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो पेशेंट केयर अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलकर के काम करेंगे, जिससे कि ऑप्टिमाइज्ड ड्रग थेरेपी और ऑप्टिमाइज हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, एंड इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर, और ये सुनिश्चित करेगा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हम कह सकते हैं चौतरफा केयर, हर तरफ से उसकी केयर होगी फिर। ठीक है, जो मिस हो रहा था एक फार्मासिस्ट की कमी की वजह से, वो भी केयर होना स्टार्ट हो जाएगी। दे पार्टिसिपेट इन पेशेंट राउंड्स, डॉक्टर राउंड लगाता है तो अपने राउंड भी लगाएगा वो। कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लान, जब किसी पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान बनेगा, मतलब कोई होता है ना क्रिटिकल केसेस होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि कौन कौन सी दवाइयां दी जानी चाहिए, तो डिस्कशन चलता है क्रिटिकल केसेस में, तो उसमें भी ये अपना सहयोग देंगे कि उसको नॉलेज है अपने लेवल की। ठीक है ना, एंड मॉनिटर थेरेपेटिक आउटकम्स, और डॉक्टर ने तो भाई लिख दिया है, लेकिन क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उसके आउटपुट आ रहे हैं पेशेंट के ऊपर, जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, उसको भी मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस में आ गया। डोजिंग एडजस्टमेंट, यस, फार्मासिस्ट कैन एडजस्ट डोजिंग, डोज को एडजस्टमेंट कर सकता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट एसेस पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर, अब वो क्या है, पेशेंट के स्पेसिफिक फैक्टर्स को चेक करता है, खास फैक्टर, जैसे कि मान लो कुछ किडनी प्रॉब्लम है, लिवर फंक्शन है, या एज है, या कोमॉर्बिडिटीज, एक के साथ कुछ और बीमारियां भी हैं, टू एडजस्ट ड्रग डोजेस अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से ड्रग को डोज को एडजस्ट किया जाएगा ताकि नुकसान ना हो पेशेंट को, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स केसेस। अगर केसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मान लो डोज कम है तो ज्यादा कर देगा उसको, और ज्यादा है तो कम कर देगा, अगर उसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस विद हेल्थ केयर टीम, नो डाउट इसको डोज को एडजस्टमेंट को वो डिस्कस करेगा हेल्थ केयर टीम के साथ। ठीक है, नाउ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्या आ गया, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यानी कि मैंने क्या कहा था इसके अंदर, थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि दवाई जो अपना असर दे रहा है उसकी मॉनिटर करेगा। तो इसमें सबसे पहले मॉनिटर किया जाता है ड्रग के लेवल को, बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसका लेवल क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर इन्वॉल्व इन द मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग विद नैरो थेरेप्यूटिक इंडिसेस। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग्स कौन से होते हैं, उम्मीद है अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो काफी कुछ पहले पढ़ चुके होंगे, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, किस रेंज में हमारी दवाई सेफ है, अगर उस रेंज से ज्यादा हो गई तो वो टॉक्सिक हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी, और कुछ दवाइयों की रेंज बहुत ही थोड़ी होती है, थोड़ी सी रेंज के अंदर वो अच्छा काम करती है, उसके अगर बाहर निकल गई तो वो पॉइजनस हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी दवाइयों के लिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, और डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सारे काम करने बैठे। ठीक है, उसके अलावा इंश्योरिंग दैट ड्रग कंसंट्रेशन रिमेन्स विद इन थेरेप्यूटिक रेंजेस, साथ साथ में वो ये भी चेक करेगा कि उसकी बॉडी में जो ड्रग जा रही है वो अपने एक कंसंट्रेशन रेंज में रहे, बहुत नीचे ना चली जाए, बहुत ऊपर ना चली जाए, जिससे कि मैक्सिमाइज एफिकेसी एंड मिनिमाइज टॉक्सिसिटी, जिससे कि उस जो दवाइयों का असर है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर है बातें? तो मॉनिटरिंग ड्रग लेवल हो गया थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग अंदर। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ रेजिमेंट्स, जो भी उसको दवाई का रेजिमेंट चला है, एक तरह से पूरी दवाइयां मिलाकर दवाइयां दी जा रही हैं, उसमें एडजस्टमेंट
करेगा वो, ठीक है ना। कैसे करेगा आओ देखें। बेस्ड ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, उसकी जो थेरेपी लिखी हुई है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट रिकमेंडेड चेंजेस, वो रिकमेंड करेगा कि भाई जो दवाइयाँ लिखी हैं इससे जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है या कम रिजल्ट आ रहे हैं, तो दवाई का चेंज होना जरूरी है। कि भाई 3 से 4 दिन के अंदर सपोज कोई जख्म है या कोई चीज़ है वो नहीं हुआ, उतना आउटपुट नहीं आया, तो वो रिकमेंड कर देगा कि चेंज करने की जरूरत है। डॉक्टर देखेगा उसको, टीम के साथ डिस्कशन होगा और फिर वो चेंज हो जाती है अगर होनी होगी तो, ठीक है। टू ऑप्टिमाइज द इफेक्टिवनेस, बात समझ में आई। रिकमेंड करेगा चेंज, अगर कोई दवाई चेंज होनी है जिससे कि जो हमारा रेजिमेन है, ड्रग का रेजिमेन है, वो इफेक्टिव हो सके, सारी दवाएं मिलकर अच्छे से काम कर सके। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, अब बात समझो, मेन हेडिंग है, उसके अंदर 2 पॉइंट है, चाहो तो मिला के एक लिखो या हेडिंग के साथ अपना समझ करके, अगर हिंदी सेट होगी दिमाग में फिर तो लिख सकते हो आप। चलिए, डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, वो डिजीज को मैनेज करने में और रोकथाम करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। स्कोप चल रहा है कहां पर वो रोल प्ले करेंगे अपना। तो क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, क्रोनिक डिजीज उम्मीद है वर्ड जानते हैं वो अच्छे से, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये क्रोनिक डिजीज होती है जो लंबी चलती हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज एंड प्रोमोटिंग एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। फिर से, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग का मतलब समझ गए हो ना, किसी चीज को बेहतर बनाना। ऑप्टिमाइजिंग फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज, फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। एंड प्रमोट करेंगे एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। एडहेरेंस का मतलब उम्मीद है समझते होंगे, जो दवा जिस प्रकार से बताई गई है, जितनी डोज में, जितने टाइम पर, जिस समय, उसी टाइम पर लेना है, उतने टाइम पर लेना है, उतनी बार लेना है, दैट इज योर एडहेरेंस, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को और प्रमोट करते हैं ड्रग एडहेरेंस, कि पेशेंट ड्रग से एडहेर रहे जिस प्रकार से उसे बताई गई है, ठीक है, जिससे कि मैनेज हो सके क्रोनिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ऑब्वियसली बात है, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट में 2 काम आ गए, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को ऑप्टिमाइज करेगा और प्रमोट करवाएंगे एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। ये 2 बातें आ गई इसके अंदर। नाउ प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव यानी कि पहले से रोकथाम करना है हमें, बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन सर्विस, इम्यूनाइजेशन सर्विस देते हैं ये। एडवाइजिंग ऑन प्रोफाइलेक्टिव थेरेपीज, प्रोफाइलेक्टिव थेरेपीज होती है कि मान लो कोई बीमारी होने वाली है, वायरल फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, तो कोई चीज होने वाली तो पहले से ही कोई चीज दे देना, पहले से ही उसका इलाज कर देना। मान लो जैसे कई बार आपने सुना होगा ये, मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत ज्यादा होने की संभावना है, तो प्रोफाइलेक्टिव तौर पे आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स पहले से दे दिए जाते हैं जिससे कि आपको मलेरिया ना हो, ठीक है ना। एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज लाइक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। तो ओवरऑल यहाँ पे कहानी क्या आ गई है, प्रिवेंटिव केयर में इम्यूनाइजेशन सर्विस देंगे, इम्यूनाइजेशन भी प्रिवेंटिव होता है। एडवाइजिंग ऑन प्रोफाइलेक्टिव थेरेपीज, कोई थेरेपी ऐसी कि भविष्य में होने वाली कोई संभावना है बीमारी की, तो उसके लिए क्या थेरेपी रहेगी। और रिस्क फैक्टर अगर किसी को है हार्ट डिजीज या स्ट्रोक को लेकर के, तो उसको मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, इसमें भी वो अपना रोल प्ले करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है ना, तो क्लिनिकल रिसर्च जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं वहां पे भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सबूतों के आधार पर जो प्रैक्टिस होती है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंगेज इन रिसर्च टू कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इन फार्माकोथेरेपी, ठीक है ना। तो रिसर्च में वो लोग हेल्प करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंगेज होते हैं रिसर्च के अंदर टू कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। एविडेंस के आधार पर जो रिसर्च में इनका रोल रहता है, ठीक है। इन फार्माकोथेरेपी, जो फार्माकोथेरेपी इलाज को, मतलब किसी का इलाज करना, ठीक है ना। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के जो क्लिनिकल रिसर्च होते हैं उनमें इनका रोल रहता है। फार्माको इकोनॉमिक्स, यानी कि ओबेसी बात क्या आ गई, फार्माको इकोनॉमिक्स, दवाइयों को सस्ता करना और अच्छी दवाइयां हो और सस्ती दवाइयां हो। दे इवेल्युएट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, यहाँ पे भी इनका रोल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सस्ती हो और अच्छी हो, ठीक है। एंड थेरेपीज टू इन्फॉर्म हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, जो दवाइयाँ कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जो थेरेपीज कॉस्ट इफेक्टिव हैं, उनके बारे में जो हेल्थ पॉलिसीज बनाते हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे जिससे कि हेल्प हो सके रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, लोगों की जो कॉस्टिंग पड़ती है ज़्यादा बीमारियों के ऊपर वो कम हो सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट केयर। मतलब दवाइयाँ ऐसी नहीं रिकमेंड कर देंगे कि सस्ती है लेकिन काम नहीं कर रही हैं, ऐसी दवाइयाँ जो काम तो कर रही हैं लेकिन दूसरी दवाइयों से सस्ती हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल रिसर्च में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फार्मेसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें ऑब्वियसली बात है मेंटरिंग एंड टीचिंग, टीचिंग का काम हो गया। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, अच्छा टीचिंग में लिख देंगे, एकेडमिक में जाके पढ़ा रहे हैं वो, या अपने नीचे
दूसरे जो उनके नीचे क्लिनिकल फार्मासिस्ट नए आए हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग फार्मेसी स्टूडेंट्स, फार्मेसी स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं न्यू क्लिनिशियंस इन वेरियस सेटिंग। न्यू क्लिनिशियंस मतलब जो नए क्लिनिकल फार्मासिस्ट आ रहे हैं। वेरियस सेटिंग मीन्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहां कहीं पे भी है वहां पर। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यू लगातार। देखो हम लोगों का जो प्रोफेशन है मेडिकल फील्ड वालों का, ये लाइफ टाइम चलता है। क्यों? हर साल हर पल कुछ नई खोज होती चली जा रही है, नए तौर तरीके आते जा रहे हैं। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन गिवन द कांस्टेंट एडवांसमेंट इन फार्माकोलॉजी, ठीक है ना, कह रहा है कि जो लगातार एडवांसमेंट होती चली जा रही है फार्माकोलॉजी में, क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट लगातार लाइफ लॉन्ग लर्निंग करता रहता है, अपने आप को अपडेट रखता है विद द लेटेस्ट ड्रग थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। ठीक है ना, तो फार्मेसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये काम भी इसका, फिर इसी की वो क्या करेगा, आगे लोगों को ट्रेनिंग दे देगा। वो बात समझ में आई। तीसरा है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। जब रूल रेगुलेशंस बनते हैं और पॉलिसीज बनती हैं तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की भी वहां पे एक जगह होती है जो उसका अपना दायरा है, उसको लेकर के वो अपने सजेशंस देता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो हेल्थ केयर पॉलिसीज में भी ये अपना रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग अगर कोई ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं कुछ किसी ड्रग्स के लिए अगर बनाने हैं, या मेडिकेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको लेकर के वो अपने सजेशन देता है, जिसको कि उसमें रखा जाता है, क्योंकि उस लेवल की नॉलेज उसी के पास है। ठीक है ना, जब भी रेगुलेटरी या पॉलिसी डेवलपमेंट होती है तब। तो हर जगह कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है। देन इमर्जिंग रोल, इमर्जिंग मतलब आने वाले समय पे क्या हो रहा है, टेलीफार्मेसी, दूर से ही, मतलब वो सारे काम जो अभी हमने देखे पेशेंट केयर वाले, वो मोबाइल के माध्यम से कर रहा है वो। ठीक है ना, टेलीफार्मेसी मतलब दूर से ही कर रहा है। विद द राइज ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व्ड इन टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म। तो जैसे जैसे डिजिटल हेल्थ केयर के चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है, फोन से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, तो टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म पे भी इनका रोल है। वही जो सारे काम ये सामने से करते थे वो दूर से भी कर सकते हैं, फोन करके या वीडियो कॉल पे, कैसे भी। प्रोवाइडिंग रिमोट मेडिकेशन कंसल्टेशन, दूर से ही रिमोट क्या करेंगे, बताएंगे हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, मेडिसिन को लेकर कंसल्ट कर देंगे। एंड मैनेजिंग ड्रग थेरेपीज वाया वर्चुअल कंसल्टेशन, वर्चुअल मतलब जिसमें हम आमने सामने नहीं होते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल कंसल्टेशन के माध्यम से वो ड्रग थेरेपी को मैनेज कर सकते हैं। स्पेशलिटी केयर एरिया, अब इनका रोल जो आने लगा है आने वाले टाइम पे, अभी तक क्या था हम देख रहे थे जर्नल है ये, बट अब ये स्पेशलिटी यानी कि जेरियाट्रिक, बुढ़ापे हैं या बच्चे हैं, या ऑन्कोलॉजी, कैंसर पेशेंट है, इनकी फील्ड भी स्पेसिफिक होती जा रही है कि ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑन्कोलॉजी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, कोई एक पेडियाट्रिक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा। समझ रहे, क्लिनिकल, जैसे डॉक्टर्स की स्पेशलिटी होती है वैसे ही अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की भी स्पेशलिटी होगी, और उनको उन्हीं डिपार्टमेंट में जॉब अवेलेबल होगी या वहां पर उनकी जरूरत होगी, वहां पर उनका स्कोप होगा। ठीक है, तो स्पेशलिटी सॉरी केयर एरिया, क्लिनिकल फार्मेसी कंटिन्यूज टू एक्सपेंड इनटू स्पेशलिटी एरिया। क्लिनिकल फार्मेसी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है स्पेशलिटी एरिया में, हो सकता है आने वाले 100-200 सालों में ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज में तो काफी बेटर है। ठीक है, सच एज ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक, क्रिटिकल केयर एंड इन्फेक्शियस डिजीज, हर जगह की स्पेशलिटी और चीजें अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से क्लिनिकल फार्मासिस्ट को भी डिवाइड कर दिया जाएगा कि कौन सा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी कि इनके भी सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट करना चाहते हैं तो किस फील्ड में करना चाहते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे ऐसा होगा। तो ये इमर्जिंग रोल्स हैं, बढ़ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, प्रोवाइडिंग टेलर्ड ड्रग थेरेपी, टेलर्ड मतलब अकॉर्डिंग द नीड ऑफ पेशेंट। मैनेजमेंट इन कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिनेरियोस, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिनेरियो होते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उस केस में। ठीक है, तो यही सारे कॉम्प्लेक्स केसेस हैं अलग अलग, तो उनका क्लिनिकल फार्मासिस्ट अलग अलग हो जाएगा। देन फार्माकोजिनोमिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हम लोग क्या देखते हैं, एक मेडिसिन 4 लोगों पे तो अच्छा असर किया, 5वें पे अच्छा असर नहीं किया, क्योंकि उसके जेनेटिक पैटर्न्स अलग थे। तो ये है फार्माकोजिनोमिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हर इंसान के लिए एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, और ये आने वाले टाइम का भविष्य है। ठीक है, आपका जेनेटिक मैपिंग हो जाएगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी मेडिसिन आपको बेस्ट सूट करेगी, कौन सी मेडिसिन आपको रिएक्ट करेगी। यस, ये आने वाला भविष्य है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्ले अ की रोल इन द इमर्जिंग फील्ड ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है, वेयर दे यूज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं टू गाइड मेडिकेशन चॉइसेस,
कि भाई आपको कौन सी मेडिकेशन लेनी है अकॉर्डिंग देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड डोजेस, कितनी डोज में लेना है, इंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल थेरेपेटिक आउटकम फॉर पेशेंट बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक मेकअप। तो सिंपल सी कहानी है, उसके जेनेटिक्स के आधार पर कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट है उसके लिए, वो काम भी अब रोल इनका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 9 पॉइंट ऐसे थे, उसके अंदर फर्दर पॉइंट ऐसे थे, अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। याद करने के पर्पज से या आप इस तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पॉइंट्स आप सबसे पहले पॉइंट ही याद किया कीजिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, क्या क्या स्कोप है, प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग हिस्ट्री, ड्रग की हिस्ट्री बनाने में, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके मैनेजमेंट में, ड्रग इन्वेस्टिगेशन में जो हमने क्लिनिकल रिसर्च में बता दिया, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो ये पॉइंट वही अंदर वाले ही हैं, उनको आप अलग से इस तरीके से काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, मॉनिटर ड्रग थेरेपी, ठीक है, वही सारे पॉइंट हैं, इसको आप अलग से इस तरीके से, अगर मान लो जिन बच्चों को अंदर डिटेलिंग याद करने में दिक्कत है, तो मैं हमेशा कहता हूँ एटलीस्ट आप इस तरीके से पॉइंट लिख के आइए, और इस पॉइंट को मतलब समझते हो तो अपने मन से लिख दो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा, 1 या 2 लाइन, तो यही आपका अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देगा। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए, स्कोप हो गया। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो देखो, डेवलपमेंट इज लाइक अ हिस्ट्री। फिर से एक बात बता दूं मैं, डेवलपमेंट हमारा हिस्ट्री है एक तरह की, कि भाई बताओ कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया वाला क्वेश्चन जो है ये, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, इंडिया वाला। अदर कंट्रीज की संभावनाएं कम है एग्जाम में आने की, तो जो इंडिया का डेवलपमेंट है कराऊंगा, सारे करवा रहा हूं मैं, बट इंडिया वाले को आप अच्छे से करके प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन की जब शुरुआत होगी कि भाई क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया, इसके बारे में आप कुछ इसके डेवलपमेंट के बारे में बताएं कि इंडिया में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे क्या था पहले और अब क्या हो गया। तो शुरुआत मैं हमेशा बोलता हूं किससे करनी है आपको, डेफिनेशन से करनी है, ठीक है। नाउ फिर उसके बारे में 2 बातें लिखेंगे। दिस फील्ड हैज इवॉल्व ड्यू टू वेरियस फैक्टर। ये जो फील्ड क्यों इवॉल्व हो रही है, कई सारे फैक्टर्स हैं, क्यों क्लिनिकल फार्मेसी एक अलग से फील्ड इवॉल्व होती चली जा रही है, कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर में अब एडवांसमेंट आती जा रही है, बहुत ज्यादा चीजें एडवांस होती जा रही है, कि एक ही डॉक्टर सारे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। चेंजिंग सोसाइटल नीड, लोगों की जो जरूरतें हैं वो भी बदल रही हैं अब, एंड द ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ फार्मासिस्ट रोल, अब लोगों को समझ में आ रहा है, प्लस फार्मासिस्ट का एग्जैक्ट रोल क्या है, उसका जो रिकॉग्निशन है लोग जान रहे हैं, डॉक्टर्स जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक होगा तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के हाफ काम तो ये कर देंगे, ठीक है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोल इन पेशेंट केयर, तो पेशेंट्स केयर में फार्मासिस्ट का एक अहम रोल होता है, ये चीज भी अब आजकल रिकॉग्नाइज की जा रही है, ठीक है। अपनी कंट्री में यानी कि इंडिया में अभी कम है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में उतना नहीं है, बट डेवलप कंट्री में काफी ज्यादा है। अब द की स्टेजेस एंड फैक्टर्स दैट हैव शेप्ड द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया एज फॉलोज, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने फाइनली क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलपमेंट किया है इंडिया में, और क्या स्टेज पे है, आओ देखते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट बनाने हैं, बात समझ में आ रही है ना। ये बड़ा सारा पॉइंट का खेल है, ये पेज भरने वाले चक्कर में मत रहना कि पेज भरना है। तो ऑब्वियसली बात है, शुरुआत आप कर दोगे अर्ली बिगनिंग प्री 1980, कोई डेट यही है तो यही लिखोगे, नहीं है तो मन से बना दोगे, ठीक है ना, ठीक है। ट्रेडिशनल रोल ऑफ फार्मासिस्ट, सबसे पहले आप बता दो कि भैया फार्मासिस्ट का ट्रेडिशनल रोल क्या था, दवाइयां देना बस। इन अर्ली डेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर सेंटर्ड, किसके इर्द गिर्द घूमती है, प्रोवाइडिंग मेडिकेशन, प्रिपेयरिंग प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकेशन देना, जो बता दी गई वो दवाई दे देना, जो प्रिस्क्रिप्शन बता दिया उसको तैयार करना, एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग, और ये सुनिश्चित करना कि दवाइयां प्रॉपर स्टोर है या नहीं है, बस इससे ज्यादा काम नहीं था, ठीक है ना। फोकस ऑन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा काम क्या था कि जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती थी। मोस्ट फार्मासिस्ट वर्कड इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन, तो प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, विद लिटिल एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट पेशेंट केयर। डायरेक्ट पेशेंट केयर में तो उनका कोई बहुत ज्यादा एम्फेसिस यानी कि जोर नहीं था। तो ये स्टार्टिंग की बात है। अब अगर हम बात करें 1980 और 1990 की, यहां पर क्या हो रहा है, ग्रोथ इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो 1980s है 1990, तो इसी तरीके से आपको कहानी बतानी है डेवलपमेंट की कि क्या हुआ, पहले क्या था, फिर क्या था, ठीक है ना। तो 1980 से 1990 की बात करें, मार्क्ड अ पीरियड व्हेन हेल्थ केयर इन इंडिया बिगेन टू मॉडर्नाइज,
इसी एरा में इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो मॉडर्नाइज होना स्टार्ट होता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस हॉस्पिटल खुलते हैं एंड एक्सपेंडिंग मेडिकल रिसर्च का दायरा बढ़ता है। हाउएवर द फोकस वाज स्टिल ऑन क्यूरेटिव। ठीक है, ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन अभी भी जो फोकस था, ध्यान देना, स्टिल ऑन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। बीमारी हो गई है, उसको क्योर करना है, इस चीज पे फोकस था, बस पेशेंट की केयर पे फोकस नहीं था। ठीक है ना, अभी भी मतलब बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। तो ये वर्ड समझना, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। अभी भी ये सब चीजें घट रही हैं, लेकिन मेन फोकस कहां जा रहा है कि भाई बीमारी होगी, उसका इलाज करना है, विद लेस एम्फेसिस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है ना, उतना ज्यादा जोर नहीं था कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन, यानी कि जो पूरा आज के टाइम पे हम लोग पूरा A to Z मैनेजमेंट करते हैं ना, पेशेंट केयर करते हैं, वो उतना ज्यादा जोर पे नहीं था थोड़ा बहुत था, उतना नहीं था। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव आता है, इन्फ्लुएंस आता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मॉडल्स। जो वेस्टर्न ऑब्वियसली बात है, यूएसए वगैरह में, यूके वगैरह में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, उसका प्रभाव आता है। लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन एकेडमिक करिकुला। उनको देखते हुए क्लिनिकल फार्मेसी को हमारे एकेडमिक करिकुलम में ऐड किया जाता है। क्लिनिकल फार्मेसी जैसे डी फार्मेसी में आप क्लिनिकल फार्मेसी का छोटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से इसको ऐड किया गया कि भाई क्लिनिकल फार्मेसी नाम की भी कोई चीज है, पढ़ना है, समझना है। द फर्स्ट क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस इन सम इंडियन यूनिवर्सिटी। शुरुआत में कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐड किया गया, ऑल्दो दे वर लिमिटेड इन स्कोप। यद्यपि उनका स्कोप बहुत लिमिटेड था, बहुत ज़्यादा उनके लिए वैकेंसीज अलग से नहीं थी कि हाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कर लोगे तो ये आपको स्पेशल एक अलग से जॉब आपके लिए रेडी है, ऐसा नहीं था। लिमिटेड सी चीज़ें, लेकिन इंट्रोड्यूस हो गई कब, 1980 से 1990 के बीच में। अब इन 1990 की बात करें, सम फार्मेसी इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास एंड मास्टर प्रोग्राम फोकस्ड ऑन क्लिनिकल फार्मेसी। साथ में 1990s में कुछ इंस्टीट्यूट जो थे वो क्लिनिकल फार्मेसी को लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा भी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट इस तरह से हो रही है। अब आते हैं 2000 से 2010 के बीच की बात करते हैं। ठीक है ना, ये एरा काफी अच्छा था हमारे लिए, क्लिनिकल फार्मेसी के लिए, इमरजेंस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, एजुकेशनल रिफॉर्म। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 2008 इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मडी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, अ 6 ईयर प्रोग्राम इंक्लूडिंग 1 ईयर रेजिडेंसी। रेजिडेंसी होता है कि वहीं पर रह करके आपको काम करना हॉस्पिटल के साथ, जैसे इंटर्नशिप होती है ना, डॉक्टर जैसे कि होते हैं, क्या करते हैं, 4 साल का जो 5 साल की MBBS होती है उसमें 4 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल आपको इंटर्नशिप रहती है, तो वही 1 ईयर रेजिडेंसी वाला काम हो गया यहाँ पर। टू अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, जिससे कि आप ग्लोबली स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड पैमाने तय किए गए हैं वो आप फॉलो कर सकें। तो ये जो फार्मडी का प्रोग्राम, और फार्मडी वाकई में लिटरली बताऊं मैं आप लोगों को कि आप लोग तो अभी इसे कर रहे हैं 2nd ईयर। ठीक है, जो लोग अगर वाकई में मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, फार्मडी बेटा बहुत बेहतर चीज़ है। ठीक है ना, अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट फार्मडी करते हैं, यानी कि 6 साल, यानी कि आप 12th 18 साल में हो जाती है, प्लस 6 साल की बात करें तो कितना हो गया ये, लगभग 24। ठीक है ना, नो डाउट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फार्मडी करने के बाद आप इंडिया में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बहुत इजीली विदेश में जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसका। यानी कि नो डाउट 6 साल आप अच्छे खासे पढ़ाई करोगे, घिसोगे, ठीक है, बट काफ़ी बेटर है। विदेशों में फार्मडी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसी के चलते इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया है। ठीक है, तो फार्मडी मच बेटर, इसके अंदर सब कुछ कवर अप होता है, क्लिनिकल फार्मेसी का एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसके अंदर कवर अप रहता है, तो काफ़ी बेटर कोर्स है। चलिए आगे आते हैं। तो जो फार्मडी आया हमारे पास, वो इसी को देखते हुए लॉन्च किया गया। देन जो PCI थी हमारी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंडेट क्लिनिकल पोस्टिंग्स इन हॉस्पिटल्स फॉर फार्मडी स्टूडेंट्स। उन्होंने मैंडेट कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि जो भैया एटलीस्ट जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें तो क्लिनिकल पोस्टिंग दो, मैंडेट कर दिया, हॉस्पिटल के अंदर है, जाइए आप करिए और वहाँ पे रहिए। 2014 में एमफार्म यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस, एमफार्म के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस को अलग से ही वो इंट्रोड्यूस किया गया कि एमफार्म गेन रिकॉग्निशन फोकसिंग ऑन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे, अब देखो भाई जब पढ़ाई होगी उस चीज की तब ना बच्चा उसको करेगा, पढ़ाई नहीं है तो कहाँ से जॉब ले लेगा, क्या पढ़ेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहले क्या था फिर क्या आया, अब ये हो गया। उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म हुआ, पढ़ाई भाई जब पढ़ाई में तब्दीली आएगी तभी तो आगे जॉब क्रिएट होंगी उनके लिए। फिर हॉस्पिटल बेस्ड क्लिनिकल सर्विसेज स्टार्ट हुई। अगर हम बात करें तो लीडिंग हॉस्पिटल जैसे कि एम्स, अपोलो, फोर्टिस,
इन्होंने हायर करना स्टार्ट किया, बिगेन हायरिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। समझ रहे हैं बात को, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसीज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। अब इनका काम क्या था, वार्ड राउंड्स लिमिटेड, वार्ड राउंड में लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स है लेकिन वार्ड राउंड के लिए जाते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज में इनकी काम रहता है। एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम यानी कि AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने फार्माकोथेरेपेटिक्स में पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें इनका वहाँ पे क्या रहता है, उनका मतलब काम करना रहता है। ये 2-3 फील्ड है इनकी, और भी कई सारी फील्ड है। उसके अलावा टर्सरी केयर सेंटर इंट्रोड्यूस थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी कि TDM में, एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग, यहाँ पे भी उनका रोल रहता है। तो कई सारे रोल है, यहाँ कुछ रोल दे दिए मेन में। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। करंट स्टेटस की बात करें, 2020 की बात करें, ग्रोथ और चैलेंजेस क्या हो गए हैं। तो ग्रोथ की बात करें तो इनका जो क्लिनिकल रोल है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज, सम हॉस्पिटल एस्टैब्लिश क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज। तो ऊपर हम कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, उसी को थोड़ा सा और हम डिटेल में बताएं तो क्या क्या चीज़ें हैं। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग करेंगे फार्मासिस्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बता दिया था मैंने, मेडिकेशन काउंसलिंग, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, पार्टिसिपेशन इन पेशेंट केयर राउंड, हर जगह रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज। कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो स्टिल लार्जली कमर्शियल बट सम चेंज, कह रहा है कम्युनिटी फार्मेसी अभी भी कमर्शियल है, दवाइयां बेचने का ही मेन काम है, स्टिल लार्जली कमर्शियल बट लेकिन सम चेन, कुछ फार्मेसी चेन जैसे कि अपोलो फार्मेसी है, ठीक है ना, ऑफर बेसिक मेडिकेशन काउंसलिंग, जहां पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसी क्रिएट कर रखी है इन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है कि भाई क्लिनिकल फार्मासिस्ट को उठाया जाए। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो कि एम्फेसाइज करती है रैशनल ड्रग यूज, जहां पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल स्पेसिफाई होता है। आयुष्मान भारत 2008 में इनडायरेक्टली प्रमोट क्लिनिकल फार्मेसी इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहां पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्लिनिकल फार्मासिस्ट को या क्लिनिकल फार्मेसी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है आज की डेट में कि फार्मेसी जो बच्चे बी फार्म या M.Pharm कर रहे हैं, या जो इंटर के बाद बच्चा निकल रहा है, उसको आज की डेट में नॉलेज नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं आज से 10-15 साल पहले उतना स्कोप नहीं था, बट आज की डेट में स्कोप बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे बढ़ेगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं फार्मेसी की जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं हेल्थ खराब है फार्मेसी सेक्टर की, वो आने वाले टाइम पे दिन ब दिन बढ़ रही है और आने वाले शायद 100 सालों में बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास इसका रोल, करंट स्टेटस की बात करें। देन प्रिस्क्राइबिंग राइट और लीगल बैरियर, तो यहाँ पर ये मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, कुछ लोगों को रहता है कि क्या हम पर्चा लिख सकते हैं, नहीं। तो जो प्रिस्क्राइबिंग राइट है, दवा लिखने का अधिकार, वो नहीं है। नो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग राइट, अलग से आपको दवाई लिखने का अधिकार नहीं है, जैसा कि UK या US में कुछ हद तक दिया गया है। फार्मासिस्ट कैन नॉट मॉडिफाई प्रिस्क्रिप्शन बट कैन एडवाइस फिजिशियन, वो खुद से मॉडिफाई नहीं करेगा कि हाँ ये दवाई बदल दी उसने, बट फिजिशियन को एडवाइस करेगा, उसके साथ सलाह मशवरा कर सकता है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो एक्ट है वो रेस्ट्रिक्ट करता है फार्मासिस्ट को इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोल्ड सब्सटेंस, यानी कि कंट्रोल्ड सब्सटेंस को लेकर के देख रेख में या उसके ऊपर जो भी एक डॉक्टर रोल प्ले करता है, उसके रोल को भी, फार्मासिस्ट के रोल को भी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया गया है। बात समझ में आ रही है। तो कुछ हैं बैरियर्स हैं, कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं जो सिर्फ डॉक्टर्स तक ही सीमित रखे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें क्या क्या बातें हैं। चैलेंजेस की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन बाय डॉक्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बना रहे हैं डॉक्टर्स है, वो भी आज के टाइम पे एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि यार ये तो काम हम ही कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, अर्बन और रूरल एरियाज में एक समान इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है आउटसाइड मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े वहीं हैं और कहीं उनके लिए अलग से वैकेंसीज नहीं है। रेजिस्टेंस फ्रॉम फिजिशियंस हु डोमिनेट क्लिनिकल डिसीजन, जो क्लिनिकल डिसीजन लेने में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का ही रोल है, तो वो भाई वो अधिकार उनका कहीं ना कहीं, अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करेगा, अपना डिसीजन देना स्टार्ट करेगा, सजेशन देना स्टार्ट करेगा, तो वो डोमिनेट कर रहे हैं ना अभी तक डॉक्टर्स लोग, तो वो कहीं ना कहीं उनको रोकता है कि भाई ये अधिकार तो हमारा है, हम तुम्हें कैसे दे दें। तो ये है, थोड़ा सा चीजें हैं, चैलेंजेस हैं जो कि फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के जो काम हैं, जो रहेंगे हमारे डायरेक्शंस क्या रहेंगे डेवलपमेंट के लिए, तो फार्मडी एज द स्टैंडर्ड, फार्मडी हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा।
पीसीआई इसीलिए पुश कर रही है, पुशिंग फॉर फार्म डी टू रिप्लेस बी फार्म फॉर क्लिनिकल रोल्स, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फार्म डी को वो पुश करती चली जा रही है। कोलैबोरेटिव ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट CDTM पायलट प्रोजेक्ट इन सम स्टेट्स, ठीक है ना। तो कहीं कहीं जहाँ पे ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट है वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चला रखे हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ही रोल सारा दे रखा है। जैसे कुछ स्टेट्स की बात करें, केरला, तमिलनाडु में, तो अगर वहाँ पे वो प्रोग्राम सही सेट होते हैं तो फिर हर जगह पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसी प्रॉपर क्रिएट कर दी जाएगी। टेली फार्मेसी एंड डिजिटल हेल्थ, जिसका जिक्र किया था, पोस्ट कोविड के बाद से ई फार्मेसीज जैसे कि 1mg या फार्मेजी है आर एक्सप्लोरिंग क्लिनिकल सर्विसेज, वो कहीं ना कहीं क्लिनिकल सर्विसेज दे रही हैं जहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए रोल मतलब वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ इन ऑन्कोलॉजी, क्रिटिकल केयर एंड इन्फेक्शन डिजीज फार्मेसी, तो कहीं ना कहीं भविष्य में इनके लिए, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, अलग से स्पेशलिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट स्पेशलिस्ट वैकेंसीज या रोल क्रिएट होंगे। रेगुलेटरी पुश, अगर रेगुलेटरी की बात करें, डिमांड्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग राइट, तो कहीं ना कहीं जैसे कि वेस्टर्न मॉडल यानी कि यूके यूएस की बात करें, प्रिस्क्राइबिंग राइट्स हैं, पूरे नहीं बट कुछ प्रिस्क्राइबिंग राइट्स की डिमांड अभी चल रही है कि भाई फार्मासिस्ट को दी जाए, खासकर क्लिनिकल फार्मासिस्ट को। तो ये सब चीजें हैं फ्यूचर में जो कि होंगी और बड़े पैमाने पे होंगी, ठीक है। तो फ्यूचर डायरेक्शन हो गए। बात करें गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी इनिशिएटिव, तो ये अच्छा यहां पर गवर्नमेंट पॉइंट रिपीट हो रहा है क्या याला, चलिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो अच्छा हाँ पीछे एक पॉइंट था गवर्नमेंट को लेकर के, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। ये पॉइंट चाहो तो उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है, द पीसीआई हैज सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी बाय, क्लिनिकल फार्मेसी को किस प्रकार पीसीआई सपोर्ट कर रही है, बाय एक्रेडाइटिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम है क्लिनिकल फार्मेसी को लेकर के उसको मान्यता दी जा रही है, ठीक है। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रैक्टिस के लिए एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या क्या काम करेगा उसके स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं। एंड प्रमोटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। भाई अगर एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस को सेट नहीं करेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिस कर सकता है, फिर तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो वहां स्पेसिफाई कर दिया गया कि आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये सारे काम करेगा, ठीक है। इट हैज आल्सो बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन रिवाइजिंग द करिकुलम, पीसीआई लगातार सिलेबस में चेंजेस लेके आ रही है। देखा आपने 2021 में डी फार्मा का भी सिलेबस चेंज हुआ अपना, ठीक है, फॉर फार्मेसी एजुकेशन टू इंक्लूड मोर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं उसमें वो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स यानी कि जो क्लिनिकल पहलू हैं, ठीक है, पेशेंट केयर वाले पहलू हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर रही है अपने सिलेबस में। ओके, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मेसी, अगर इसकी हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप, वो स्टेप ले चुकी है टू डेवलप अ नेशनल पॉलिसी दैट इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस की ग्रोथ के लिए वो स्टेप ले चुकी है, इंक्लूडिंग क्लिनिकल फार्मेसी इन अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो वो कहीं ना कहीं स्टेप ले चुकी है और प्रोसेस में है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच किया जाए और क्लिनिकल फार्मेसी की एक अलग से रेपुटेशन क्रिएट की जाए। कोलैबोरेशंस विद WHO एंड इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है, इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद द, इंडिया ने कोलैबोरेशन किया हुआ है किसके साथ, WHO के साथ और दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फार्मेसी एजुकेशनल प्रैक्टिस, कि भाई हमारी कंट्री में भी फार्मेसी एजुकेशनल प्रैक्टिस को इंप्रूव किया जा सके, विच इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, इसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस के प्रमोशन इंक्लूड है। तो देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी लगी है कि फार्मेसी सेक्टर में खासकर क्लिनिकल फार्मेसी को इंप्रूव किया जाए, तो चीजें हो रही हैं धीमे धीमे ही सही, बट लगी हुई हैं चीजें, ठीक है। तो ये हमारा रोल रहेगा इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसीज इन अदर कंट्रीज, ठीक है। अब जो अदर कंट्रीज है उसके अंदर हम बात करें तो यहां पर अदर कंट्री की जगह आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इन यूके या यूएसए करके, ठीक है, पर्टिकुलर भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है भाई अदर कंट्री। तो अदर कंट्री में है जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि हमारे पास फार्माकोपिया भी दो के हमने बेसिकली डिस्कस किए हैं, यूएसए यूके वाले, तो हम यूएसए और यूके को ही यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं अदर कंट्रीज में कि भाई वहां पर क्लिनिकल फार्मेसी किस तरह से डेवलप हुई है और क्या क्या है आज के टाइम पे बातें वहां पर, चलिए देखते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें पहले, द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म हो रही है या ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, शिफ्टिंग द फार्मासिस्ट रोल फ्रॉम डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, जहां पर फार्मासिस्ट के रोल को डिस्पेंसिंग दवा को देने से लेकर के उसके रोल को शिफ्ट किया जा रहा है कि केवल दवा नहीं देनी है, डायरेक्ट
पेशेंट केयर यानी कि पेशेंट की केयर भी करनी है। बिलो इज द डिटेल ओवरव्यू, नीचे हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है, कि कैसे ये इवॉल्व हुआ है। अगर हम अर्ली फाउंडेशन की बात करें, यहाँ पे भी सेम तरीका वही रहेगा कि पहले क्या था फिर क्या हुआ। प्री 1960 1960 से पहले की बात करें तो फार्मासिस्ट प्राइमरली फोकस्ड ऑन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ही ये करते थे। लिमिटेड इंटरेक्शन विद पेशेंट, पेशेंट के साथ बहुत ना के बराबर इंटरेक्शन होता था। ड्रग इंफॉर्मेशन वाज स्कार्स, ड्रग की इंफॉर्मेशन ना के बराबर नहीं होती थी, ठीक है ना, मतलब मेनली कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का काम रहता था। फार्मेसी एजुकेशन वाज मोर केमिस्ट्री बेस्ड देन क्लिनिकल, फार्मेसी की एजुकेशन केमिस्ट्री ज्यादा थी उसके अंदर, क्लिनिकल बहुत कम थी, मतलब केमिस्ट्री बेस्ड थी, कैसे दवा क्या केमिकल फॉर्मूले हैं क्या वगैरह वगैरह, लेकिन क्लिनिकल नहीं हुआ करता था उसके अंदर। ये 60 से पहले की बात है। बर्थ ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी 1960 से 1970 की बात करें, यहां पर क्लिनिकल फार्मेसी का बर्थ होता है यूएसए में। तो इन 1960 सॉ द इमरजेंस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, 1960 में क्लिनिकल फार्मेसी का इमरजेंस यानी कि बर्थ देखा गया कि क्लिनिकल फार्मेसी आती है। कैसे वो इन्फ्लुएंस होती है बाय इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्रग थेरेपीज, ड्रग थेरेपीज में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंटीबायोटिक, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, बहुत सारे ड्रग्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो अब जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कोई चीज़ जब बढ़ती है ना तो टीम बढ़ानी पड़ती है, तो अकेले डॉक्टर कहीं ना कहीं सक्षम नहीं थे उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बिगेन पार्टिसिपेटिंग इन वार्ड राउंड, अब जब चीज़ें बढ़ी तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट चक्कर लगाने लगे भाई, जो लोग पेशेंट एडमिट है उनके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, पायनियर्ड इन क्लिनिकल ट्रेनिंग। तो जब फार्मासिस्ट ही जाकर के ट्रेनिंग करने लगे, राउंड लगाने लगे और थोड़े बहुत काम डॉक्टर से करने लगे, तो फिर यहाँ से एक बात आई यार क्यों ना क्लिनिकल फार्मेसी अलग कर दी जाए, ठीक है ना। उसी को देखते हुए 1975 में मिलिस कमीशन रिपोर्ट, ठीक है ना, इसमें क्या था, जिसने रिकमेंड करता है अ शिफ्ट टुवर्ड्स पेशेंट सेंटर्ड केयर। यहाँ पर जो रिपोर्ट आती है इसमें कहा गया भाई फार्मासिस्ट का रोल बढ़ाया जाए और पेशेंट सेंटर केयर की तरफ थोड़ा सा झुकाया जाए क्योंकि जरूरत है, ठीक है ना। इसके अंदर फार्मासिस्ट फॉर द फ्यूचर की बात बोली गई इस रिपोर्ट के अंदर। फिर फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी टाइम पे, एम्फेसाइजिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग ओवर ट्रेडिशनल बी फार्म, जो प्रॉपर बी फार्म था उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाने स्टार्ट कर दी गई। तो काफी पहले हो गया था, देखो यहाँ पे फार्म डी, अपनी कंट्री में फार्म डी काफी लेट आया, ठीक है। अब 1980 से 1990 की बात करें अगर हम लोग, तो बेटा यहाँ पे बस पॉइंट हैं, जितने पॉइंट आप याद कर पाओगे उतना बेटर, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। पॉइंट देने कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। एक्सपेंशन एंड फॉर्मलाइजेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंड करता है क्लिनिकल फार्मेसी का सेक्टर और फॉर्मलाइजेशन एक तरह से उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाता है। 1980 की बात करें, ग्रोथ ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, फार्माकोकाइनेटिक डोजिंग, ये सारी बातें 1980 में ही यूएसए में स्टार्ट हो गई थी। 1989 में हेल्पर एंड स्ट्रैंड्स फार्मास्यूटिकल केयर मॉडल जो आया, जिसने डिफाइन करता है डिफाइंड फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट आउटकम, ठीक है। तो ये मॉडल कहीं ना कहीं काफी पहले यूएसए के अंदर आ चुका था, ठीक है। हेल्पर एंड स्ट्रैंड्स फार्मास्यूटिकल केयर मॉडल कब आ गया था, 1989 में, जहां पर फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेशेंट आउटकम या फॉर पेशेंट आउटकम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 1990 की बात करें अगर हम लोग, तो ASHP 1990 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, जिसने पुश्ड फॉर क्लिनिकल रोल्स, यहाँ पर फार्मासिस्ट को एज अ फार्मासिस्ट का क्लिनिकल रोल की तरफ उसको धकेला, ठीक है। देन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट MTM प्रोग्राम शुरुआत हुए, अगेन क्लिनिकल फार्मासिस्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ी या उनको रोल दिए गए। फार्मासिस्ट इन एम्बुलेटरी केयर, एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपरटेंशन क्लिनिक्स, ठीक है ना, ये जो क्लिनिक्स थे डायबिटीज के थे, हाइपरटेंशन क्लिनिक्स थे, यहाँ पर भी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट थे इनके रोल दिए गए इनको, और इनको अप्लाई मतलब वहाँ पे रखा जाना स्टार्ट कर दिया गया, मतलब एक तरह से ओवरऑल उनको वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी गई। तो कहीं ना कहीं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जरूरत हर सेक्टर में धीरे धीरे और स्टार्ट होगी और उनके दायरे बढ़ा दिए गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एम्बुलेटरी केयर, पता ना, एम्बुलेटरी मतलब वो पेशेंट जो चल फिर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं 2000 से 2010 के बीच की, एडवांस प्रैक्टिस एंड प्रोवाइडर स्टेटस। तो 2003 की बात करें तो मेडिकेयर मॉडर्नाइजेशन एक्ट MMA रिकॉग्नाइज फार्मासिस्ट इन MTM फॉर सीनियर्स। मेडिकल जो अपना ये था
मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के अंदर एज अ सीनियर्स के तौर पर फार्मासिस्ट को रोल मिलने लगा सीनियर्स के तौर पर। 2008 की बात करें, बोर्ड सर्टिफाइड फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट BCPS, फॉर्मल क्रेडेंशियलिंग फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एक तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होने लगा किसको, क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, कि हाँ आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं और उनके लिए प्रॉपर आप जाकर के अपना जॉब ले सकते हैं। फिर 2010 में काफी सारी चीजें हैं। अफोर्डेबल केयर एक्ट आया, इसने इंक्रीज डिमांड फॉर फार्मासिस्ट इन प्राइमरी केयर। इस एक्ट ने कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट की डिमांड बढ़ाई कि भाई जो पेशेंट का प्राइमरी केयर है वहां पे हमें चाहिए फार्मासिस्ट, ठीक है ना। फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी, फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइब करने की अथॉरिटी एक्सपेंड की गई, यानी कि उनको प्रिस्क्राइबिंग की अथॉरिटी दी गई है। एग्जाम्पल, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस एग्रीमेंट इन मैनी स्टेट्स, डॉक्टर के साथ मिलकर के वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कोलैबोरेटिव मिलकर के। VA, वेटरन अफेयर्स हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मासिस्ट एज प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स। तो ये जो VA हेल्थ सिस्टम था उसने फार्मासिस्ट को एज अ प्राइमरी केयर, मुख्य जो शुरुआत में सबसे पहले जो प्राइमरी केयर करेगा पेशेंट की, उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। VA हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मासिस्ट को इंटीग्रेट जोड़ दिया एज अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, कि जो पेशेंट को प्राइमरी केयर देगा वो फार्मासिस्ट होगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें हुई, जब पेशेंट की केयर की जाएगी तो क्लिनिकल फार्मेसी हमें करनी पड़ेगी, यानी कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। करंट ट्रेंड की बात करें एंड फ्यूचर डायरेक्शन की बात करें 2020 और प्रेजेंट, तो कोविड-19 जो कोविड पैंडेमिक आया था, फार्मासिस्ट गेन टेस्टिंग, वैक्सीनेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी। यहाँ पर फार्मासिस्ट को ये सारी अथॉरिटी दे दी गई, प्रिस्क्राइब करो, वैक्सीनेशन दो और टेस्टिंग करो, ठीक है ना। प्रोवाइडर स्टेटस अफोर्ड्स, सम स्टेट्स रिकॉग्नाइज फार्मासिस्ट एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एग्जाम कैलिफोर्निया और ओरेगन। कुछ स्टेट्स ने देखा कि फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन फेडरल बिल आया जिसने कि एम टू एक्सपेंड रीएम्बर्समेंट, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं फार्मेसियन मेडिकली अंडर सर्व्ड एरियाज इनैक्टमेंट एक्ट। तो कहीं ना कहीं जो एरियाज अंडर सर्व्ड थे फार्मेसी और मेडिकल के तौर पे, वहां पर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट थे उनको क्या किया गया, एक तरह से उनके रोल को बढ़ाया गया, ठीक है। स्पेशलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड रेजिडेंसीज, यानी कि वही वाली बात आ गई, ऑन्कोलॉजी, क्रिटिकल केयर, एक एक फील्ड को अलग कर दिया गया, हर एक फील्ड के लिए एक अलग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। डिजिटल हेल्थ एंड टेली हेल्थ फार्मेसी सर्विस में भी इनका रोल फिर इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि ये सारी चीजें यूएसए में ऑलरेडी चल रही हैं। की ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लिनिकल फार्मेसी को चला रही है यूएस के अंदर, तो पहली है अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, ये एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस करवा रही है, ठीक है ना, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट सेट्स हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, मतलब ये वो है अथॉरिटीज हैं जो रोल प्ले कर रही है, ये अथॉरिटी एडवांसेस क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोल प्ले करती है फार्मासिस्ट के। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम ये सेट हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स, हॉस्पिटल फार्मेसी के स्टैंडर्ड सेट करती है। अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन एडवोकेट फॉर एक्सपेंडेड रोल, वो एडवोकेसी करती है, वकालत करती है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल और ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहिए। बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिस्ट सर्टिफाई क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, ये बोर्ड सर्टिफाई करते हैं एज अ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो वहां पे ऑलरेडी ये चीजें हैं, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, यूएसए की होगी, इसी तरह इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रहेंगे, फटाफट देख लेते हैं इसको। द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन यूके हैज इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि लास्ट 10-20 सालों में यहाँ पे भी काफी ज्यादा ग्रोथ कर गया है। ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल डिस्पेंसिंग, और फार्मासिस्ट का रोल ट्रांसफॉर्म हुआ है, बदल गया है, जो कि पहले केवल डिस्पेंसिंग का था वहां से बदल करके अब पेशेंट सेंटर्ड केयर पे आ गया। नीचे कुछ इसकी बातें हैं, तो अगेन यहाँ पे शुरुआत में वही आएगा कि भाई शुरुआत की बातें 1960 से 70 की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इमर्ज्ड इन 1960 में यहाँ पे भी क्लिनिकल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट आया था, इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रैक्टिसेस स्टेट अभी देखा ना हमने यूएसए में स्टार्ट हो गई थी, उसको देख करके यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस आने लगा। द नफील्ड रिपोर्ट 1986 में जो रिपोर्ट आई उसने हाईलाइट किया द नीड फॉर फार्मासिस्ट की जरूरत टू शिफ्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट फोकस रोल टू अ मोर पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच। ये जो रिपोर्ट आई इसने कहा कि भाई फार्मासिस्ट को केवल प्रोडक्ट पे फोकस मत करवाओ कि बस ये दवा है, ये प्रोडक्ट है, ये ले लो बेच लो ना, उसको पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच भी करवाना है हमको, क्योंकि उसके पास बहुत नॉलेज है दवाइयों की,
ठीक है, उसकी नॉलेज के हिसाब से उसका रोल को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने की क्या की गई, वकालत की गई एक तरह से। नाउ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बिगन पार्टिसिपेटिंग इन वार्ड राउंड। जब इसने रिपोर्ट लगा दी, मतलब रिपोर्ट लगा नहीं दी, रिपोर्ट दे दी, तो फिर भाई ठीक है, उन्होंने कहा अच्छी बात है। और फिर फार्मासिस्ट को, जो हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट थे, अभी क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट नहीं हुई है, हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट को वार्ड राउंड में एडवाइजिंग ऑन ड्रग थेरेपी, ये सब चीज़ें स्टार्ट करवा दी गई। ठीक है, कौन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब 1980 से 1990 की बात आती है। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट CPU वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1980 टू प्रमोट क्लिनिकल रोल्स। ये एक यूनिट इस्टेब्लिश की जाती है यूके के अंदर, जो कि फार्मासिस्ट के क्लिनिकल रोल्स को प्रमोट करेगी कि आप भाई एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कीजिए। इन 1990 सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन मैनेजमेंट। ठीक है ना, 1990 में इंट्रोडक्शन होता है किसका, मेडिसिन मैनेजमेंट का, वेयर मेडिसिन मैनेजमेंट, दवाइयों का मैनेजमेंट, वेयर फार्मासिस्ट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी। और यहां पर ड्रग थेरेपी की ऑप्टिमाइजिंग के लिए, बेहतरी के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फार्मासिस्ट को। ठीक है, डॉक्टर ने लिख दिया, अब वो ड्रग से कैसे बेहतर आउटकम आएंगे वो आप देखिए। ठीक है, चलिए। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल डिप्लोमा से स्टार्ट किए गए, वर इंट्रोड्यूस्ड टू इनहेंस द फार्मासिस्ट क्लिनिकल स्किल्स। पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल डिप्लोमा 1980-1990 में स्टार्ट हो गए थे, हमारे यहाँ तो काफी लेट हो गया मामला। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसीज और रूल रेगुलेशंस अपने इंट्रोड्यूस कर दिए 2000 के अंदर। NHS प्लान 2000 एम्फेसाइज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट केयर। NHS प्लान आया एक, ठीक है, उसमें फार्मासिस्ट के रोल को एम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया कि भाई पेशेंट केयर में फार्मासिस्ट का रोल है और करना है। सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबिंग, देखो प्रिस्क्राइबिंग सप्लीमेंट्री, मेन नहीं, मेन प्रिस्क्राइबिंग नहीं, सप्लीमेंट्री, जो मेन प्रिस्क्राइबिंग है उसके साथ में अलग से कुछ छोटा मोटा प्रिस्क्राइबिंग की अथॉरिटी दी गई 2003 में। अलाउड किया इस सप्लीमेंट्री प्रिस्क्राइबिंग ने फार्मासिस्ट को और नर्सेस को टू प्रिस्क्राइब अंडर अ क्लिनिकल मैनेजमेंट प्लान। जो प्लान चल रहा है क्लिनिकल मैनेजमेंट का, उसके अंडर में आप कुछ अथॉरिटी दी गई प्रिस्क्राइब करने की, यानी दवाइयां लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग की अथॉरिटी 2006 में आ गई, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनेबलिंग फार्मासिस्ट टू प्रिस्क्राइब ऑटोनॉमसली, मतलब अपना खुद से देख करके दवाइयां दे सकता है। ठीक है ना, जो कि फर्दर एक्सपेंड होता है 2012 और 2019 में। ठीक है, देखो यहां पर यही चीज है, यूके में, यूएसए में एक फार्मासिस्ट को दवाइयां लिखने का अधिकार है। हाँ, लिमिटेशन होंगी कुछ कि किस लेवल तक का आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट अधिकार है। ठीक है, यही चीज को लेकर के इंडिया में भी चल रहा है अपना कि भाई कुछ हमको राइट दीजिए। इंटीग्रेशन इनटू प्राइमरी केयर 2010 और आज की बात करें तो प्राइमरी केयर है पेशेंट की, उसमें इनके रोल को इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब कि मर्ज कर दिया गया एक तरह से। फार्मासिस्ट बिकम इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब बिल्कुल हिस्सा हो गए, पार्ट हो गए, टू जनरल प्रैक्टिस टीम, जनरल प्रैक्टिस करते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह, उसकी टीम का हिस्सा हो गए। सपोर्टेड बाय NHS लॉन्ग टर्म प्लान, जो प्लान लॉन्च हुआ था उसको जरा इसको सपोर्ट किया गया। द फार्मेसी इंटीग्रेशन प्रोग्राम 2016 में आया, जिसका एम था टू एम्बेड फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी एंड प्राइमरी केयर सेटिंग। एम्बेड मतलब किसी चीज को कहीं पे घुसाना, कहाँ घुसाना है फार्मासिस्ट को, इन कम्युनिटी एंड प्राइमरी केयर सेटिंग के अंदर फार्मासिस्ट को घुसाओ, मतलब वहां पे उनका रोल सेट करो। ठीक है। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मासिस्ट नाउ वर्क इन स्पेशलिस्ट एरिया। अब जो हॉस्पिटल के क्लिनिकल फार्मासिस्ट थे वो स्पेशलिस्ट एरिया में काम करने लगे, जैसे कि कार्डियोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी में, क्रिटिकल केयर में। तो बेटा देखो, डेवलपमेंट में आपको ये डेट वाइज पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, किसके बाद क्या घटना घट रही है, कोई एक्ट आ गया, कोई रूल आ गया, तो वो आपको थोड़े बताने पड़ेंगे। और ये दो कंट्रीज के मैंने इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं फार्मासिस्ट के लिए। अगर किसी को फार्मेसी सेक्टर में आ गया कोई बच्चा, थोड़ी मेहनत कर लेगा लाइफ के स्टार्टिंग के 7-8 साल, और फॉरेन कंट्री में निकल जाओ अगर जाने की इच्छा रखते हो। बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छे पैकेज हैं, मस्त चीज़ है। ठीक है ना, अच्छा वहाँ पे रुतबा होता है, हर एक चीज़ होती है। फिर पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, द कोविड-19 पेंडेमिक जो आया था 2021 में, फर्दर एक्सपेंड द फार्मासिस्ट रोल। अब जरूरत पड़ी बहुत ज़्यादा, तो उनके रोल को और एक्सपेंड किया गया। ठीक है ना, यहाँ पे अगेन वैक्सीनेशन और एंटीवायरल प्रिस्क्राइबिंग की अथॉरिटी उनको दे दी गई। ठीक है। फ्यूचर डायरेक्शन की बात करें तो इंक्रीज प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी, उनकी जो प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी वो और बढ़ाई जाएगी। मैंने कहा ना लिमिटेड है, उसको और थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा। जैसे कि हाल ही में एक्सपेंशन इन इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग राइट, मतलब खुद से लिख सकते हैं छोटी मोटी दवाइयों का, वो दे दिया गया है। डिजिटल हेल्थ में वही इंटीग्रेशन होगा उनका, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, टेलीफार्मेसी वगैरह में। ग्रेटर फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, और उनका
पब्लिक हेल्थ जैसे कि स्मोकिंग सेसेशन, डायबिटीज मैनेजमेंट, इन सब की तरफ उनके रोल को बढ़ाया जाएगा। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे काम कर रही है क्लिनिकल फार्मेसी के लिए, जो उनको चला रही हैं? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है। जर्नल फार्मास्यूटिकल काउंसिल, ये रेगुलेट करती है फार्मेसी प्रैक्टिस को, ठीक है। सेंटर फॉर फार्मेसी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, ये प्रोवाइड करती है क्लिनिकल ट्रेनिंग को, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं यूएसए में और यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। क्लियर है बातें? चलिए, पहला लेक्चर इसका ख़त्म होता है और जैसे कि इसके नोट्स मैं हमेशा बोलता हूँ, पीडीएफ का लिंक जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं उनको वहाँ पे मिल जाएगा, और जो बच्चे ऐप में देख रहे हैं वो तो है ही, उनको पता ही सारी बातें। बाद बाकी बेटा ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स का खास ध्यान रखें, पॉइंट्स और टेबल बना करके ही पढ़ाई को पढ़ने की कोशिश करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर लें। बाद बाकी जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और चीज़ों को डिटेलिंग में चीज़ें करना चाह रहे हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो भी जहाँ से भी पढ़ रहा है रिवाइज करते रहें, रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि चीज़ें सारी थ्योरेटिकल हैं, एक बार पढ़ोगे तो भूलोगे, समझ जाओगे, याद हो जाएंगी लेकिन भूलोगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा हर वीडियो के लेक्चर के लास्ट में कहता हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।